हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम आपका फिर से इसी यूट्यूब चैनल पे, है ना। आज जो है हम लोग प्राचीन भारत इतिहास का 100 क्वेश्चन का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपका टारगेट रेलवे एग्ज़ाम है या फिर बिहार एसएससी है या फिर वैसा एग्ज़ाम जहाँ पे इतिहास पूछा जाता है, तो यह वीडियो आपके लिए, यह सीरीज आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या आता है, ठीक है। और ये सारा का सारा सवाल जो है, ये क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। पहला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि सिंधु घाटी यानी सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है ना। बहुत ही आसान सवाल है कि सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है। तो राइट आंसर आप जानते होंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्ध ऐतिहासिक काल हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, अर्ध ऐतिहासिक काल। आइए कुछ बातें समझने का प्रयास करते हैं कि सर सिंधु घाटी सभ्यता क्या था क्या नहीं है। सबसे पहले इस फैक्ट को समझने का प्रयास करते हैं कि सर प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल क्या होता है। क्योंकि अगर आपको बेसिक के बारे में पता होगा तो आप बड़े से बड़े प्रश्न को भी टैकल कर सकते हैं, बना सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है कि सर कहा जाता है इतिहास का वह कालखंड जिसमें हमें पुरातत्व वस्तुएं मिली, है ना, लिखित प्रमाण मिले, है ना, लिखित प्रमाण हमें एक भी नहीं मिले। तो इसके अंतर्गत जो हम जो है पाषाण काल को डिस्कस करते हैं, है ना। आप पाषाण काल पढ़े होंगे। तो ये कहाँ पढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक काल में। अर्ध ऐतिहासिक काल की बात करें, इतिहास का वह कालखंड जिसमें हमें पुरातत्व वस्तुएं मिली, लिखित प्रमाण भी मिला, लेकिन हम उसे पढ़ने में असमर्थ रहे। आर्कोड कौन सा सभ्यता जी, सिंधु घाटी सभ्यता। कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो अवशेष मिला था वो आज भी हम समझ नहीं सके, आज भी हम उसे पढ़ने में असमर्थ रहे। फिर बात कर दे ऐतिहासिक काल क्या होता है। सर ऐतिहासिक काल क्या होता है, इतिहास का वह कालखंड जिसमें हमें पुरातत्व वस्तुएं मिली, लिखित प्रमाण मिला और हम उसे पढ़ने में समर्थ भी रहे, सक्षम भी रहे। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते होंगे वैदिक से आगे का काल, कहाँ की बात कर रहे हैं, वैदिक से आगे का काल। अब वैदिक सभ्यता से आगे का काल जो भी है वो क्या कहाँ आ जाता है, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कि बात करें बौद्ध धर्म, है ना, बौद्ध धर्म हो गया, फिर जैन धर्म हो गया, ये जितने भी हैं इसके आगे का काल, क्योंकि हमें जो है साक्षात रूप से इसका प्रमाण है ना। क्या ये वैदिक काल की बात करें तो 4 वेद हम पढ़ते हैं जी, है ना, और वैदिक काल का प्रमाण भी हमारे पास अवेलेबल है। साथ ही साथ आप ये जानते हैं कि सर सिंधु घाटी सभ्यता एक नगर, है ना, नियोजन सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, जो कि एक ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। भारत में बात किया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास भारत में भी देखने को मिला है ना। और भारत में सर चारों दिशाओं में देखने को मिला है। कहाँ कहाँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऊपर की बात करेंगे नॉर्थ, नीचे की बात करते हैं साउथ, एकदम ध्यान से देखिए। इधर बात करते हैं ईस्ट और इधर बात करते हैं वेस्ट। यानी भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का परचम जो है चारों दिशाओं में बुलंद था, यानी फैला हुआ था। ऊपर की बात करते हैं तो कौन सा था, तो जम्मू कश्मीर, कौन सा, जम्मू कश्मीर था। जम्मू कश्मीर का कौन सा जगह, तो मांडा। कौन सा नदी सर, चिनाब नदी, है ना, चिनाब नदी किनारे वो स्थित था। बात करें, है ना, आप सिर्फ समझिए, सुनने का प्रयास करिए, कान में हेडफोन डाल लीजिए और सुनिए, आपका एक बार में रिकॉर्ड हो जाएगा। साउथ की बात करें, साउथ का कौन सा था जी, तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सा, दाइमाबाद था। कौन सा नदी किनारे, तो गोदावरी नदी किनारे। पूर्व में कौन सा स्थल था, पूर्व में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हिंडन, है ना, हिंडन नदी, आलमगीरपुर। इधर की बात करेंगे बलूचिस्तान, सुतकांगे डोर, दासक नदी था, है ना। तो चारों दिशाओं में कहाँ कहाँ फैला हुआ था वो मैंने बताया। साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था, है ना, आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा हो जाएगा, त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, भाव चित्रात्मक थी। क्या हो जाएगी, भाव चित्रात्मक हो जाएगी। और सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी नदी किनारे बसा हुआ था, तो कहेंगे सर रावी नदी के किनारे बसा हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता सर कहते हैं एक महत्वपूर्ण सभ्यता। जब इतिहास हम पढ़ते हैं
है ना, प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो पहला चैप्टर हमें यही पढ़ने को मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। आप इसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भी व्यवस्था देख सकते हैं, है ना। तो भाई बात करते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अर्ध ऐतिहासिक का। नेक्स्ट बात करते हैं, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो लाजवाब सवाल है, मक्खन सवाल है, तब आसान सवाल है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, किस पुस्तक में मिलेगा। तो भाई ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। अब ये जो सवाल है ये वैदिक काल से उठाया गया है ना। वैदिक काल जहाँ हमें पढ़ाया जाता है कि सर 4 प्रकार के वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है ऋग्वेद को, है ना। इसमें 10 मंडल पाए जाते हैं, प्रथम और 10वां नवीन है। अब बचपन से ही सुनते आए होंगे, अगर पढ़ते होंगे तो, ठीक है ना। उसके साथ ही आप ये पता होगा सर 10वां क्या बोलते हैं, तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। और गायत्री मंत्र अच्छा तरीका से याद होगा, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और गायत्री मंत्र के रचयिता कौन हो जाएंगे जी, तो कौन हो जाएंगे, विश्वामित्र हो जाएंगे। फिर बात करते हैं सामवेद, संगीत का वेद, यजुर्वेद, गद्य एवं पद का वेद, है ना। और अथर्ववेद तो जादू, टोना, वशीकरण, बीमारी, इलाज, सबका वर्णन कहाँ मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। तो वैदिक काल आप जानते होंगे 4 प्रकार के वेद हैं। साथ ही साथ जब आप वैदिक काल को अच्छी तरीक़ा से पढ़िएगा तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटा है, एक पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। जहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि पूर्व वैदिक काल में राजा का अधिकार कैसा था, उसकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति क्या था। फिर उत्तर वैदिक काल में दिखाया जाता है, जहाँ पे पूर्व वैदिक काल में आप देखें कि राजा की स्थिति थोड़ी निम्न थी। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, राजा की स्थिति में बलिष्ठ प्रमाण में, शक्ति में, आकार में वृद्धि हुआ। साथ ही साथ आप ये भी इम्पोर्टेंट याद रख सकते हैं, जब शक्ति बढ़ा राजा का, है ना, कहाँ पे, उत्तर वैदिक काल में, तो पद क्या हो गया, वंशानुगत हो गया। कहने का मतलब राजा का बेटा ही अब क्या बनेगा, राजा बनेगा। तो इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। साथ ही साथ आप ये याद रख सकते हैं सर उपनिषद की संख्या कितनी होती है, 108 होती है, ठीक है। तो इतना आपको जरूर याद रखना चाहिए। सर एक क्वेश्चन नहीं, पूरा का पूरा पिटारा रखते हैं। सोचो ये सीरीज जब तक होगा तो आपका एंशिएंट कौन सा लेवल पर पहुंचा देंगे। नेक्स्ट सवाल करते हैं, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। सर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बौद्ध हो जाएगा। बौद्धों की धार्मिक पुस्तक त्रिपिटक। त्रिपिटक कौन सा भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में लिखा गया है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, है ना, आप जानते होंगे। अगर बौद्ध धर्म के कह सकते हैं कि स्थापना का श्रेय बौद्ध धर्म के कौन है भाई, महात्मा बुद्ध हो जाएंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म वहीं जहाँ जाते हैं घूमने, कहाँ, नेपाल के लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, है ना। और भाई जो जन्म कब हुआ था, लुम्बिनी में क्या बोलते हैं कि जन्म हुआ था 500 समथिंग, याद नहीं आ रहा, ठीक है, कोई नहीं। लेकिन उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कहेंगे सर कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। 80 वर्ष की आयु में उनकी मौत हो गई थी। साथ ही साथ आप ये जानते होंगे कि सर गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, है ना, कब हुई थी, जब वो 29 वर्ष में गृह त्याग किए थे। 29 वर्ष में जब गृह त्याग किए थे तो महापरिनिष्क्रमण कहलाए थे। और 6 वर्ष के बाद 35 वर्ष की आयु में बोध गया में निरंजना नदी के तट पर कौन सी पीपल वृक्ष के नीचे उनको क्या मिला था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और प्रथम शिष्य आनंद को बनाए थे। प्रथम शिष्य किसे बनाए थे, आनंद को बनाए थे। तो ये सभी बातें आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद बिहार में भारत में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है भाई बौद्ध धर्म से, है ना। कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ, राजगिरी में हुआ। किसके शासन काल में था भाई, आपको ये याद होना चाहिए। सेकेंड बौद्ध संगीत वैशाली में हुआ। थर्ड बौद्ध संगीत पाटलिपुत्रा में हुआ। अशोक के समय फोर्थ बौद्ध संगीत जो है कुंडलवन कश्मीर में हुआ। कनिष्क के समय में। आपको ये याद होना बहुत जरूरी है ना। और अंत में भाई महात्मा बुद्ध है, हम लोग भाई बिहार से ही रिलेटेड है। महात्मा बुद्ध की जय हो। आगे की बात करते हैं,
अच्छा, अगर आप पढ़े हैं तो एक प्रश्न हमें ये बता दीजिए कि सर पढ़ाए हैं या याद करो कि महात्मा बुद्ध की माँ का नाम क्या था, है ना। माँ का, जिन्होंने उनको जन्म दिया था, क्योंकि जन्म देते ही उनकी मौत हो गई। पाल पोस के तो भाई प्रजापति गौतमी बड़ा किए, उनकी माता का नाम क्या था, ये आप बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट कर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि कौन सा जनपद, महाजनपद भारत के बाहर स्थित है। महाजनपद से सवाल है। टोटल 16 महाजनपद है। सबसे शक्तिशाली मगध हो जाएगा। और यहाँ से प्रश्न की बात करेंगे, सर महाजनपद की बात करें तो महाजनपद जो है इसकी जानकारी हमें जैन ग्रंथ के भागवती सूत्र से, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से हमें इसकी 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है ना। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार में कितनी महाजनपद है। याद रखेंगे बिहार में 3 महाजनपद। अब भारत से बाहर कितना है तो 2, तो राइट आंसर दोनों हो जाएगा, क्योंकि कम्बोज और गांधार ये दोनों भारत के बाहर स्थित है। अच्छा, बिहार के कौन है, क्योंकि हम लोग बिहार को थोड़ा तो देखना है। मगध है, वज्जी है और अंग है ना। और कहेंगे सर यहाँ से सवाल क्या पूछा जाता है, कुछ नहीं है ना, पूछेगा मगध का राजधानी कहाँ है, राजगिरी। अंग का राजधानी कहाँ है, चंपा। वज्जी की राजधानी कहाँ है, वैशाली। ये 3 को याद कर लीजिए ना, कॉपी जिंदगी में नहीं फंसीएगा, महाजनपद से फंसेगा ही नहीं सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। महावीर स्वामी, बात है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष में, मतलब कितना वर्ष के आयु के थे तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। भाई 30 वर्ष, मारिए ना खटाक से। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली, कुंडग्राम में हुआ था। उनकी मृत्यु पावापुरी में हो गई थी 72 वर्ष की आयु में। ये तो आपको जानकारी होगा, है ना। जैन धर्म के जो है 24वां तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी थे। ये बात आपको एग्जैक्ट तरीका से पता होनी चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करा है, मतलब 6ठा नंबर सवाल क्या करा है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, है ना। बहुत ही लाजवाब ये भी क्वेश्चन है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे जी, बिंदुसार, बिंबिसार। याद करिए आप, भाई दो नाम सेम लग रहा है ना। कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। आपको जब भी ये प्रश्न रहेगा, हो सकता है ये दोनों आपको ऑप्शन में दिख जाएगा, लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिंबिसार इज द राइट आंसर। ये बिंदुसार कौन था जानते हैं भाई, कौन थे बिंदुसार, तो भाई नाम सुने होंगे आप, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उसके कौन थे, पुत्र थे ये, है ना। लेकिन राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। अब बात करते हैं सर ये चैप्टर कहाँ से लिया गया है, तो आप मगध उत्कर्ष पढ़े होंगे। मगध उत्कर्ष की बात करें तो यहाँ पे 4 वंश देखने को मिलता है। पहला नंबर पे कौन सा, तो हर्यक वंश। दूसरा नंबर पे कौन सा, तो कहेंगे सर शिशुनाग वंश। तीसरा नंबर पे कौन सा, तो कहेंगे सर नंद वंश। और चौथा नंबर पे कौन सा, तो सर मौर्य वंश। ये क्रम आपको याद होना चाहिए। पहला नंबर हर्यक वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे सर, बिंबिसार। कौन सा, बिंबिसार। शिशुनाग वंश के संस्थापक खुद शिशुनाग ही थे। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे, जिसे कहा जाता है कि एक राट की उपाधि ली थी, क्या बोलते हैं, परशुराम का दूसरा अवतार भी इनको माना जाता है। और मौर्य वंश के संस्थापक अभी जस्ट मैंने कहा चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मारकर किसकी सहायता से, चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की नींव डाले थे। ये आपको याद रखना चाहिए क्रम से, ठीक है। तो ये प्रश्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जाता है। भाई क्या कहे हैं कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना शिशुनाग, उदयन या नंदीवर्धन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उदयन ने किया था। गंगा, सोन, गंडक के संगम पे कौन सा नगर का स्थापना हुआ था, पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किसने किया था, उदयन ने किया था। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इतना रिपीटेड क्वेश्चन है कि पूछिए मत, आपको याद ये प्रश्न होना चाहिए। हालांकि उदयन जो है ये कौन से वंश से संबंधित रखते हैं, है ना, तो आप जानते होंगे कि कहते हैं सर हर्यक वंश से संबंधित रखते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात अच्छी तरीका से पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं कि अशोक के शिलालेख को पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा।
कब पढ़ा था? तो 1837 में पढ़ा था। अशोक की शिलालेख की खोज पादरी फैंथल ने कब किया था? तो 1750 में किया था। ये याद रखते हैं। अशोक जो है ना, आप जानते होंगे कि अशोक, सम्राट अशोक के बारे में, सम्राट अशोक जो है कौन से वंश से संबंधित रखते थे? तो मौर्य वंश है ना भाई। चंद्रगुप्त के ये पोता थे अशोक, है ना। अशोक के बारे में कहा जाता है कि अपने शासनकाल के 9वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किए थे, है ना, 261 बीसी में। ठीक है, 261 बीसी में तभी जाके उसका हृदय परिवर्तन हुआ और बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया। और बौद्ध धर्म के भिक्षु उपगुप्त से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और बौद्ध धर्म के रास्ते पे चल पड़े। धम्म महामार्ग को जो है ना उन्होंने चुन लिया था। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अशोक ने बहुत सारे काम किए हैं, है ना। आपको जब चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं जिस दिन, वो दिन पूरा अशोक के बारे में बता दूंगा। फिलहाल इतना जानकारी आपको होना ही चाहिए कि अशोक के बारे में। अशोक के शिलालेख को किसने सबसे पहले पढ़ा था? तो 1837 में किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। एक क्वेश्चन का बेटा है, आपको रिकॉल करवा के ये वीडियो जाएगा और ये 100 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है जी, चल रहा है। ठीक है, चिंता मत करिए, आपका सर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? अब सातवाहन वंश की बात करेंगे तो राजधानी कहाँ थी जी? प्रतिष्ठान, जो कि महाराष्ट्र का इलाका है। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? शिवगुप्त थे, है ना। और सातवाहन वंश का सबसे प्रमुख शासक जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी को माना जाता है। इन्होंने सामंत व्यवस्था को अपनाया था, है ना। आप एक मूवी भी देख सकते हैं, गौतमी पुत्र सातकर्णी मूवी है, आप उस मूवी में देख सकते हैं कि सामंत व्यवस्था क्या होता है। सामंत व्यवस्था का मतलब होता है कि राजा के अंदर राजा, ठीक है, ये लगाया था। सातवाहनों ने ही शीशों का सिक्का चलाया था सबसे पहली बार, है ना। शीशा का सिक्का, आज तो हम लोग जानते हैं मार्केट में अनेक प्रकार के सिक्के, लेकिन उस जमाने में सातवाहनों ने शीशों का सिक्का चलाया था। सातवाहनों ने, आपको ये भी याद रखना है कि ब्राह्मणों को सबसे पहले भूमि दान में देने की प्रथा भी आरंभ किया था। और सातवाहन की बात करें तो ये सातवाहन वंश जो है ये ब्राह्मण साम्राज्य जब पुष्यमित्र शुंग ने स्टार्ट किया था, है ना, मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्धरथ को मार के। हालांकि पुष्यमित्र शुंग जो थे वृद्धरथ के सेनापति थे, उन्होंने क्या किया, धोखे से जो उनको मार दिया और ब्राह्मण साम्राज्य यानी शुंग वंश का स्थापना किया। उसी क्रम में आप सातवाहन वंश को देखते हैं। सातवाहन वंश से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कहा, है ना, नहीं आता है तो भाई नोटबुक में आप जरूर मेंशन कर ले। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आज का इस एपिसोड का लास्ट सवाल क्या है कि गांधार कला एवं मथुरा कला, है ना, का विकास किसके समय में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया गया, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क हो जाएगा। कनिष्क के समय गांधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ था। इसी के समय में यह जो कला है फली फूली विकास हुई, है ना। अब कनिष्क के बारे में जानते हैं कुछ, क्योंकि कनिष्क जो है ना बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, है ना। और बौद्ध धर्म का चौथा बौद्ध संगीत जो है कुंडलवन कश्मीर में किसके समय में हुआ था? कौन थे राजा? तो कनिष्क थे। कनिष्क ने, आप जानते होंगे कि कनिष्क जो है कुषाण वंश से संबंधित रखते थे। कुषाण जो है एक चीन की तोकड़ी जनजाति से रिलेटेड रखता था, तो आप ये याद रख सकते हैं। और कुषाण वंश के जो संस्थापक थे, कुषाण वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? कुजुल कडफिसेस। और कुषाणों ने सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का भी जारी किया था। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद होना 100% जरूरी है। अगर याद नहीं है तो फिर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, यहाँ से अगर बात किया जाए तो थोड़ा सा गुप्त काल रह गया, क्योंकि मैंने कहा कि सर 10 क्वेश्चन मैं एक वीडियो में लेके आऊँगा, तो 10 क्वेश्चन हो गया, है ना, गुप्त काल का रह गया है। तो अगले जो वीडियो बनेगा उसमें जो है आपको सारा का सारा करवा दिया जाएगा, है ना। और ये आप फीडबैक भी दे सकते हैं, ये वीडियो आपको कैसा लगा, है ना। और एक लास्ट सवाल है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, है ना। आपने अगर एंशिएंट पढ़ा है तो एक क्वेश्चन का जवाब जरूर देके जाइएगा। सवाल ये है कि ऐसा कौन सा शासक था जिन्होंने मगध उत्कर्ष में जिन्होंने
विवाह के माध्यम से, शादी के माध्यम से अपना साम्राज्य का विस्तार किया? आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर करें, है ना। और कैसा लगा यह वीडियो ज़रूर हमें बतावें, है ना। और यहाँ तक जब रुक गए हैं, अगर आप वीडियो में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तब तक के लिए अलविदा।